हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज के टॉपिक पर हम लूप वाल्व सिस्टम और हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम को समझेंगे। फ्रेंड, पिछली वीडियो मेरी पीएफएन पर ही थी, जिससे आप पीएफएन को डिटेल में समझ सकते हैं। फ्रेंड, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिसके थ्रू आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, पीएफएन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि इनमें जो लगे कंपोनेंट्स हैं ये क्या क्या कहलाते हैं, क्योंकि जब हम टॉपिक को आगे समझते जाएंगे तब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड, ये पीएफएन का मेन मोटर, जिसके थ्रू पीएफएन रोटेट करता है, और ये डी और एन डी ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड के इसके बेरिंग हाउसिंग। फ्रेंड, ये पीएफएन की मोटर और फैन के बीच की कपलिंग है। तो ये पीएफएन का इनलेट डक्ट या इनलेट चेंबर भी कहलाता है, जहां से एयर हमारा एटमॉस्फेयर के थ्रू पीएफएन के अंदर आता है। फ्रेंड, ये पीएफएन की केसिंग कहलाती है। इसके अंदर ही इम्पेलर होते हैं और इम्पेलर में ही पीएफएन के ब्लेड्स लगे होते हैं। इन दोनों इम्पेलर के बीच में इनकी बेरिंग दी हुई होती है। फ्रेंड, ये इनका हाइड्रोलिक एक्चुएटर कहलाता है। इन्हीं के थ्रू हम ब्लेड स्टार्ट करते हैं। एलओपी सिस्टम, ये लूप वाल्व सिस्टम कहलाता है। इसका वर्क फ्रेंड, मोटर के ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड के बेरिंग हाउसिंग में ऑयल को सप्लाई करना होता है, और फैन बेरिंग में भी इसका ऑयल सप्लाई किया जाता है। फ्रेंड, पीएफएन के हाई लोड ऑपरेशन और हाई स्पीड फैन होने के कारण हम यहाँ पर फोर्स कूलिंग और फोर्स लुब्रिकेशन टेक्निक का यूज करते हैं। फोर्स कूलिंग और फोर्स लुब्रिकेशन क्या होता है? जहां पर पंप के माध्यम से ऑयल प्रेशर के साथ में कूलर से होते हुए बेरिंग हाउसिंग तक पहुंचता है। ये इसका फोर्स कूलिंग और फोर्स लुब्रिकेशन कहलाता है फ्रेंड, जिससे कि बेरिंग में प्रॉपर लुब्रिकेशन होता है और फ्रिक्शन को और हीट को रिड्यूस किया जाता है। फ्रेंड्स, ये लूब ऑयल टैंक कहलाता है। इसकी लूब ऑयल टैंक की कैपेसिटी 300 लीटर की यहाँ पर दी हुई है, और ऑयल ग्रेड यहाँ पर VG46 हम यूज करते हैं फ्रेंड। इस पर आपको एक लेवल इंडिकेटर, लेवल गेज, और इसमें आपको 2 लूब ऑयल पंप जो कि गियर पंप होते हैं, जो कि ऑयल को टैंक से सक करते हैं। और आगे ये आपको जो ब्लॉक दिखाई दे रही है, इस ब्लॉक में इसे भेजा जाता है। इस ब्लॉक में फ्रेंड टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज दिया हुआ है, और साथ में इसमें एक पीआरवी दी हुई है। पीआरवी का मीनिंग होता है फ्रेंड प्रेशर रिलीफ वाल्व। इसके थ्रू फ्रेंड हम एक डिजायर प्रेशर को मेंटेन करते हैं। प्रेशर अगर अधिक होता है, मतलब कि अगर ओवर प्रेशर होता है, तो ये पीआरवी ओपन होकर प्रेशर को मेंटेन करती है, फ्लो को बैलेंस करती है। अब इस लाइन में देखिए, ये फिल्टर में जाने से पहले ही यहाँ पर एक इम्पल्स लाइन की टेपिंग दी गई है। ये प्रेशर ट्रांसमीटर के लिए होता है। ये सीसीआर में भी इस ट्रांसमीटर के थ्रू दिखाया जाता है। इसका प्रेशर फ्रेंड हम 1.7 MPa के आसपास जनरली हमारा मेंटेन होता रहता है। इसके बाद में ऑयल फिल्टर में चली जाती है। यहाँ पर 2 की संख्या में फिल्टर लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो फिल्टर होते हैं फ्रेंड, ये 10 माइक्रोन का फिल्टर यहाँ पर यूज किया गया है। 10 माइक्रोन का फिल्टर कहने का मतलब होता है कि ये 10 माइक्रोन के नीचे के पार्टिकल को जाने देगा, जबकि 10 माइक्रोन या उसके ऊपर के पार्टिकल को ये रोक देगा फ्रेंड। इन दोनों फिल्टर में एक फिल्टर सर्विस में होता है, दूसरा फिल्टर स्टैंड बाय होता है। साथ ही फिल्टर में आपको एक डीपी स्विच दिखाई दे रही है। ये जो डीपी स्विच होता है फ्रेंड, नॉर्मल हमारी जो फिल्टर की डीपी होती है 0.5 kg के अराउंड हम इसको रखते हैं, और 0.8 फिल्टर डीपी आने पर ये डीपी स्विच एक्ट होता है और अलार्म जनरेट करता है कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम के थ्रू हमें ये बताया जाता है कि फिल्टर को क्लीन कराना है, चेंज ओवर लेना है। और सीसीआर के थ्रू जो फील्ड ऑपरेटर होते हैं, इन्हें फिल्टर को चेंज कराने, क्लीनिंग कराने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद में फ्रेंड ऑयल कूलर में चला जाता है। यहाँ पर जो कूलर दिया हुआ है, ये प्लेट टाइप का कूलर होता है फ्रेंड, और ऑयल हमारा कूलर से आउट करने के बाद में ये आउटलेट ब्लॉक पे चला जाता है। आउटलेट ब्लॉक में जाने के बाद ऑयल 3 भागों में बढ़ जाता है। इसका फ्रेंड एक भाग मोटर डी साइड के लिए, दूसरा मोटर एनडी साइड के लिए, तीसरा होता है फ्रेंड फैन बेरिंग के लिए। तो ये 3 भागों में ऑयल यहाँ पर बढ़ जाता है, और फ्लो मीटर से गुजरने के बाद में ये ऑयल मोटर डी साइड, एनडी साइड और फैन बेरिंग के लिए चली जाती है फ्रेंड। बात करें फ्लो की, तो 2.0 LPM हम मोटर डी के लिए और 2.0 LPM हम मोटर एनडी साइड के लिए रखते हैं, और फैन बेरिंग के लिए अगर हम बात करें तो 11.0 LPM हम फैन बेरिंग के लिए मेंटेन करते हैं।
और अगर किसी कारण से बेरिंग का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होता तो ये ऑयल का जो फ्लो है हम घटा बढ़ा सकते हैं। इसे घटाने बढ़ाने के लिए हम पीआरवी का यूज करते हैं। मैंने आपको पीआरवी बताई थी। यहाँ पर हमने दो ब्लॉक का जिक्र किया। फर्स्ट है कि जब पंप से ऑयल डिस्चार्ज करती है तो ये फर्स्ट ब्लॉक होता है, यहाँ भी पीआरवी होती है, यहाँ से भी हम ऑयल के प्रेशर को कम या ज्यादा कर लेते हैं। सेकंड होता है फ्रेंड, जब कूलर से आउट करता है हमारा ऑयल, उस जगह पर भी एक ब्लॉक दिया होता है, तो वहां पर भी जो पीआरवी है, तो इस पीआरवी से भी हम प्रेशर को कम या ज्यादा करते हैं। फ्रेंड बेरिंग में ऑयल जाने के बाद में यहाँ पर ऑयल हमारा एक रिटर्न लाइन के थ्रू वापस आती है टैंक में। इस रिटर्न लाइन में आपको एक व्यू ग्लास देखने को मिलेगा। इस व्यू ग्लास के थ्रू आप ये देख पाएंगे कि हमारा जो ऑयल होता है ये प्रॉपर सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पर इसमें फ्लैप भी दिया होता है। फ्लैप हमेशा ऑयल के फ्लो के दिशा में ही झुकी हुई दिखाई देती है फ्रेंड। तो इसके थ्रू भी आप समझ पाएंगे कि ऑयल हमारा किस दिशा में फ्लो कर रहा है। साथ ही यहाँ पर एक प्रेशर गेज होता है सप्लाई लाइन पर, और रिटर्न लाइन पर एक व्यू ग्लास होता है। बात करते हैं फ्रेंड, अगर हमारा फिल्टर चोक होता है, चोक होने के कंडीशन पर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है। फ्रेंड अगर फिल्टर चोक होता है उस कंडीशन पर फ्लो भी हमारा रिस्ट्रिक्ट होगा, और अगर फ्लो रिस्ट्रिक्ट करता है तो फैन बेरिंग के लिए हम नॉर्मल जो हमारा फ्लो होता है ये 11.0 एलपीएम के आसपास चलता है, और जो नॉर्मल बेरिंग टेम्परेचर होता है फैन के लिए ये 65 के अराउंड हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पर 110 अगर बेरिंग टेम्परेचर पहुंच जाता है उस कंडीशन पर पीएफएन की ट्रिपिंग दी गई है, और 95 डिग्री अगर हमारा मोटर का डी और एनडी टेम्परेचर पहुंच जाता है तब भी पीएफएन की ट्रिपिंग दी गई है। इसलिए फ्रेंड हमें फिल्टर की डीपी देखना जरूरी होता है, और फिल्टर की डीपी अगर एक्ट होती है उस कंडीशन पर तुरंत ही एक्शन लेना जरूरी होता है फ्रेंड। किसी किसी प्लांट में फ्रेंड ये फैन का जो फ्लो होता है 2.0 एलपीएम के नीचे आने पर पीएफएन की ट्रिपिंग दी गई है फ्रेंड। लेकिन हमारे यहाँ पर ये टेम्परेचर पर दिया होता है प्रोटेक्शन इसका, ये 110 डिग्री अगर हमारा फैन बेरिंग का टेम्परेचर पहुंच जाता है तभी हमारा पीएफएन की ट्रिपिंग का प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड एचपी सिस्टम। तो क्या होता है एचपी सिस्टम, इसे भी समझेंगे। फ्रेंड एचपी मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम, जो कि ब्लेड पिच को ऑपरेट करने के लिए एक ऑयल का सप्लाई दिया जाता है। इसके लिए भी फ्रेंड दो पंप, दो फिल्टर, दो कूलर और एक ल्यूब ऑयल टैंक होता है। इसकी जो ल्यूब ऑयल टैंक की कैपेसिटी है ये 200 लीटर के आसपास है फ्रेंड। इसके लिए भी जो फिल्टर के लिए 10 माइक्रोन का फिल्टर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ भी एक लेवल इंडिकेटर, टेम्परेचर गेज, लेवल ग्लास और हीटर प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो ऑयल का ग्रेड हम यूज कर रहे हैं वो VG32 ऑयल का ग्रेड हम यूज करते हैं फ्रेंड हाइड्रोलिक ऑयल के लिए। किसी किसी प्लांट में फ्रेंड एचपी सिस्टम और एलपी सिस्टम दोनों एक साथ ही दिया होता है। जब हम एलपी सिस्टम में हमारा जो ऑयल है फिल्टर से आउट करता है, उसके बाद में ये एचपी सिस्टम एलपी सिस्टम दोनों जगह के लिए ऑयल अलग अलग बढ़ जाती है फ्रेंड। लेकिन हमारे यहाँ पर अलग अलग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया है। एचपी सिस्टम में फ्रेंड इसका जो फ्लो सर्किट होता है फ्रेंड ये थोड़ा सा चेंज होता है। हमने एलपी में देखा था कि टैंक से जो गियर पंप होते हैं वो ऑयल को सक करते हैं, फिर फिल्टर में भेजते हैं, फिर कूलर में भेजते हैं, उसके बाद ऑयल बेरिंग के लिए चली जाती है। लेकिन एचपी सिस्टम में हम पंप से ऑयल सक्शन किए, सक्शन करने के बाद में इसे हमने फिल्टर में भेजा। फिल्टर में भेजने के बाद में फ्रेंड ये कूलर में नहीं जाता, ये सीधा ब्लेड पिच कंट्रोल के लिए हाइड्रोलिक एक्चुएटर में चला जाता है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर का जो काम होता है ये ऑयल के प्रेशर के साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ब्लेड पिच को कम या ज्यादा करता है। फ्रेंड एचपी सिस्टम में आप देखिए यहाँ पर ये आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है। इसमें से फ्रेंड एक लाइन वो है जो ऑयल की सप्लाई के लिए जा रही है, दूसरी लाइन वो है जिससे कि हमारा जो ऑयल सप्लाई किया गया था हाइड्रोलिक एक्चुएटर में वो ऑयल रिटर्न आ रहा है, और थर्ड जो होता है फ्रेंड ये लिकअप की लाइन कहलाती है। क्योंकि ऐसे जो सिस्टम होते हैं जैसे कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर है या इस तरह के सिस्टमों में लीकेज की संभावना हमेशा बनी होती है, जिससे कि एक्सेस ऑयल होने या सीपेज की कंडीशन पर ऑयल सेफली हाइड्रोलिक टैंक में वापस आ जाती है। तो फ्रेंड
हमने एचपी सिस्टम, एलपी सिस्टम दोनों देखा। इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है। एक में कूलर से होकर वर्क डन करने के लिए ऑयल जा रही है, दूसरे में कूलर से पहले ही फिल्टर के बाद ये ऑयल हाइड्रोलिक एक्चुएटर के लिए चली जाती है। ये मुझसे पर्सनली भी कई लोगों ने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड इसे भी समझते हैं कि एचपी ऑयल सीधा फिल्टर के बाद में हाइड्रोलिक एक्चुएटर के लिए क्यों चली जाती है, कूलर में क्यों नहीं जाती। फ्रेंड एचपी ऑयल जो होता है ये हाई प्रेशर ऑयल होता है। इसका जो प्रेशर होता है फ्रेंड 3.0 से 4.0 MPa के आसपास होता है। और अगर हम इस ऑयल को पहले कूलर में ले जाते हैं, मतलब फिल्टर के बाद कूलर से गुजारते हैं, तब यहाँ पर फ्लो, एफिशिएंसी और फोर्स तीनों चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं ये समझते हैं फ्रेंड कूलर में हम तब ले जाते हैं जब ऑयल हमारा गर्म होता है। अभी जो एचपी ऑयल है फ्रेंड, इसने अपना वर्क किया ही नहीं है, तो ये गर्म अभी हुआ ही नहीं, जिसके कारण हमें कूलर में इसे ले जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। दूसरा फ्रेंड, अगर हम इसे कूलर में ले जाते हैं तो कूलर में जाने के बाद में ऑयल ठंडा होता है, जिससे इसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, जिससे इसका फ्लो और प्रेशर अफेक्ट होगा फ्रेंड, और फोर्स जनरेशन कैपेसिटी इसकी घटेगी। और कूलर प्रेशर को भी रेस्ट्रिक्ट करेगा, जिससे कि एक्चुएटर के ऑपरेशन के लिए जो हमें प्रेशर चाहिए वो भी कम हो जाएगा फ्रेंड। एक्चुएटर में फ्रेंड सील दिया होता है, जिससे कि जो हमारा ऑयल है ये हाई प्रेशर में होने के बाद भी लीकेज ना हो। ये सील नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करते हैं, लेकिन अगर हम ठंडा ऑयल यहाँ पर देते हैं तब ये जो सील होगा फ्रेंड ये सिकुड़ेगा। सिकुड़ने पे यहाँ पर एक गैप क्लियरेंस बढ़ेगा, और गैप बढ़ने पर ऑयल यहाँ पर लीकेज, सीपेज होने के चांसेस बनते हैं फ्रेंड। साथ ही सील डैमेज हो सकता है, इसलिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ऑयल को एक्चुएटर में देना होता है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो जब ऑयल गर्म होगा तब हमें ठंडा करने की जरूरत होती है। ऑयल गर्म कब हो रहा है? जब एक्चुएटर में जा रहा है। जब एक्चुएटर वर्क करता है तब उसमें कुछ फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन होने के कारण यहाँ पर ऑयल गर्म होता है। गर्म होने के बाद जब हमारा जो रिटर्न ऑयल होता है फ्रेंड ये कूलर में जाता है, और कूलर से टैंक में जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये इसका एक सेफ तरीका होता है। इसके कुछ कारण थे जिसके कारण एचपी सिस्टम का जो ऑयल होता है ये फिल्टर के बाद कूलर में नहीं जाता, फिल्टर के बाद सीधा ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर में चला जाता है, और जब वापस वर्क डन करने के बाद में रिटर्न आता है तब ये कूलर में जाता है। कूलर भी यहाँ पर प्लेट टाइप का ही दिया हुआ है। और कूलर के लिए जो हम वाटर का यूज करते हैं, दोनों ही सिस्टम में, एलओपी सिस्टम और एचपी सिस्टम, दोनों में ही जो हम वाटर यूज करते हैं ये डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है। हम OCCW का वाटर इसके लिए यूज कर रहे हैं। OCCW ओपन सर्किट कूलिंग वाटर कहलाता है। फ्रेंड ये मैंने आपको एलओपी सिस्टम और एचपी सिस्टम को समझाया आज। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी इस तरह की वीडियो जब अपलोड होगी तो आप तक पहले पहुंचेगी, जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी फ्रेंड। और शेयर भी करें फ्रेंड। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।